कॉमन मिस्टेक्स इन सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्राज के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप लोग कर रहे हो। और जैसे कोई नई जो चीज़ है, कोई नई स्ट्रैटेजी है, जब भी लोग ट्राई करना उसको शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे गलतियां होती हैं। इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा अगर किसी भी पर्सन का लॉस हुआ है इस वजह से कि मैं आपको इन मिस्टेक्स के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं सच में आप लोगों से माफ़ी चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी चैनल की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, मेरी भी रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस हैं और इसीलिए डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी हो जाता है जहां पे हमने साफ आपसे बोला हुआ है कि ये इस चैनल में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं उनको कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मान के आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी आपके कॉन्टैक्ट में उन्हीं से एक बार संपर्क करें, उनकी सलाह मशवरा पे ही कुछ करें। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की। ठीक है, ये गलती ऐसा तो नहीं कि अगर आपने आर्बिट्राज के अंदर लॉस किया है, ठीक है, मेरी वीडियो को देख के या फिर कहीं और की वीडियो को देख के या फिर अपनी खुद की स्टडी करके, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आप यही गलती कर रहे हो। पहली मिस्टेक जो है, पहली मिस्टेक की बात करते हैं, ये है डू नॉट हेज वीकली ऑप्शंस एंड मंथली फ्यूचर्स। कुल मिला के दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीड का नतीजा है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक ग्रीडी ही कहना चाहिए। ठीक है, क्यों वीकली ऑप्शंस के साथ जब आप आर्बिट्राज करते हो तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि एक हफ्ते में ही आप प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, आप एक हफ्ते में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हो जिस वजह से आपका लॉस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ठीक है, एक पर्सन ने ये स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में शेयर किया है। दोस्तों ज्वाइन नहीं है अगर डिस्कशन ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, डिस्कॉर्ड के ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे। लेकिन अभी आज की बात करते हैं तो इसके अंदर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो ये आर्बिट्राज दिख रहा है, सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज दिख रहा है। अगर सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज की वीडियो नहीं देखी है, मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, फिन निफ्टी आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लस आर्बिट्राज विद मतलब आर्बिट्राज की एडवांस टेक्निक्स। तो ये दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं आप लोगों के लिए, नहीं देखी हैं तो जाके इनको देख लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कार्ड्स में या डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अब इसमें बात करनी है कि यहाँ पे लॉस क्यों हुआ है। देखो किया क्या है इस बंदे ने, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब ने निफ्टी का मार्च फ्यूचर शॉर्ट किया है और उसी के सामने निफ्टी की कॉल जो है वो बाई की हुई है 18 मार्च की एक्सपायरी की, और पुट इन्होंने सेल कर रखी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, ये लगभग मार्केट क्लोजिंग के रेट्स हैं। चलो मैं इनको आपको दिखाता भी हूं, एक बार चार्ट पे भी चलते हैं, हम चार्ट पे भी चल के देखेंगे, समझेंगे इन चीजों को, बहुत डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स चीजें मैंने सेट कर ली हैं और पहले मैं दिखाता हूं आपको कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं ताकि हम लोग सेम पेज पे रहें। बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीकली ऑप्शंस को मंथली फ्यूचर्स के साथ हेज करने में। क्या आपको लगता है कि ये आर्बिट्राज है? एक बार थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, आर्बिट्राज की मेन थीम क्या होती है। मेन थीम आर्बिट्राज की होती है, या मेन जो पर्पज हमारा है आर्बिट्राज करने का, हम आर्बिट्राज करते ही क्यों है, हम प्राइस डिस्क्रिपेंसीज को कैप्चर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस एक जगह कुछ है एक जगह कुछ और है, तो हम इस फैक्ट पर रिलाई कर रहे हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसका प्राइस लगभग एक सा होना ही होना है। और जनरली मैं बात करता हूं जब आर्बिट्राज की और सिंथेटिक फ्यूचर आर्बिट्राज की जब मैंने बात की थी तो मैंने एक्सपायरीज की बात की थी। ये एक्सपायरी डेट पे, एक्सपायरी के दिन दोनों ही जो आपके आर्बिट्राज के लेग्स हैं वो दोनों के दोनों सेम प्राइस पे एक्सपायर होने ही होने। हाँ थोड़ा सा एक दो रुपए का डिफरेंस रहेगा बट वो कोई बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं रहने वाला। अब वीकली ऑप्शंस को जब आप हेज करते हो, मंथली फ्यूचर, देखो मैंने इन वर्ड्स को बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, वीकली और मंथली जो वर्ड्स है मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि आप वीकली एक्सपायरी को हेज कर रहे हो विद मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो नहीं रही है, आपका जो फ्यूचर है वो एक्सपायर कर नहीं रहा है। तो होगा क्या कि आपके जो वीकली ऑप्शंस जो एक्सपायर करेंगे वो सेटल आपके फ्यूचर के प्राइस पे नहीं होंगे, वो सेटल होंगे आपके स्पॉट के प्राइस पे। दोस्तों मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखने वाली बात है। आपके जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमेशा ही स्पॉट के प्राइस के हिसाब से ही चलते हैं, फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से नहीं चलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इंडियन मार्केट्स में ऐसा होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई, अगर मान लो आपकी जैसे वीकली एक्सपायरी थी, जैसे इन भाई साहब की जो थी एक्सपायरी थी 18 मार्च की, तो अब 18 मार्च के दिन निफ्टी का जो फ्यूचर है वो निफ्टी कैश के साथ
मतलब एकदम उस भाव पे सेटल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात करता हूं तो बिल्कुल एनएससी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जितने भी फ्यूचर्स ऑप्शंस और ये सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको सेम प्राइस पे सेटल होना है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। बट जब मार्च फ्यूचर एक्सपायर ही नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो या कैसे सोच सकते हो कि वो सेटल हो? ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो इस मिस्टेक को दोस्तों काफी लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये गलती हुई मेरी, कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच मैं उस तरीके से नहीं इसको समझ पाया, ठीक है, जिस तरीके से समझना चाहिए था, और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप वीकली ऑप्शन में आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो बात करते हैं क्या ये पॉसिबल भी है। देखो, वीकली ऑप्शन में आर्बिट्राज करने के लिए मेरे पास फिर तरीका सिर्फ एक है कि मैं कैश में क्वांटिटी लूं। ठीक है, क्योंकि भाई फ्यूचर से तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर से तो कोई कोरिलेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं इंडेक्सेस की बात करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो आज जैसे मेरे एक वेबिनार हुआ था, आज मैंने पब्लिक के साथ एक वेबिनार किया था, हालांकि क्योंकि हमने ऑफिस ड्यूरेशंस में किया था, बहुत ज्यादा लोग उसमें नहीं आए। ठीक है, तो मुझे लगता है लगभग 10-15 लोग थे उस वेबिनार में, और इन्हीं चीजों की हमने बात की, प्लस और लोगों को क्या क्या डिफिकल्टीज हो रही हैं उन्हीं चीजों की हमने बात की। तो एक चीज का ध्यान जरूर देना है दोस्तों कि वीकली ऑप्शन के अंदर जब एक्सपायरी आपकी वीक में होने वाली है, ठीक है, तो अगर मैं कैश में डिलीवरी उठा लेता हूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आर्बिट्राज हो जाएगा। प्रॉब्लम इसके अंदर ये आएगी कि स्टॉक्स के अंदर वीकली ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाली डेट में कभी आ जाएं। ठीक है, तो वहां पे स्टॉक्स में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। और इंडेक्सेस के अंदर हम कैश में डिलीवरी नहीं उठा सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर आप कर सकते हैं कि आप ईटीएफ उठा सकते हैं। मतलब उस एक निफ्टी का जितना एक लॉट साइज है, उस साइज के बराबर के आप निफ्टी 20 उठा सकते हैं या ईटीएफ उठा सकते हैं, लेकिन वहां पे रिस्क तो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? ठीक है, मतलब बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक रिस्क जरूर है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 20 में कोई कंपल्शन नहीं है कि वो निफ्टी के प्राइस को ही एग्जैक्टली मैच करे, ऐसा नहीं होता। हर ईटीएफ के अंदर कुछ ट्रैकिंग एरर जरूर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वीकली ऑप्शंस के अंदर आर्बिट्राज, मैं मानता हूं कुछ कमेंट्स पहले की वीडियोस में थे जिनमें हमने इन बातों को, मैं क्योंकि वहां पे मेरे दिमाग में ये चीज निकल ही गई थी कि स्टॉक्स के अंदर वीकली ऑप्शंस नहीं होते। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स में अगर मैंने पहली वीडियो में बोला हुआ है यस इस चीज को, तो बिल्कुल अब इस चीज को नो कर लीजिए। ठीक है, वीकली ऑप्शंस के अंदर आप आर्बिट्राज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कैश के अंदर डिलीवरी नहीं उठाने के लिए तैयार हैं, अगर आप कैश के अंदर ईटीएफ के अंदर डिलीवरी उठा सकते हैं, देन यू कैन गो अहेड, बट उसमें कुछ रिस्क है जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। ठीक है, मिस्टेक नंबर अच्छा, मिस्टेक नंबर 2 से पहले इनकी बात तो करना बहुत जरूरी है। ये जो लॉस हुआ है इसकी बात कर लेता हूं मैं। तो देखो, अब इन प्राइजेस को सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राइजेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिस्क्रिपेंसी है वो है ये जो मार्च का फ्यूचर है। ठीक है, जहां पे इनको प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पे इनको कम प्रॉफिट हुआ है। उसका रीजन है कि मार्च का फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस है 14,604। ठीक है, मार्च के फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस है 14,604, जबकि अगर 18 मार्च की डेट में मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 14,557.85। ठीक है, अगर आप इधर से देखेंगे क्लोजिंग प्राइस को तो आपको देखेगा 14,557.85। दोस्तों, कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है ये। और अगर ये सेटल हो गया होता, अगर ये वीकली की जगह ये मंथली एक्सपायरी होती 557.85, राइट, ये है निफ्टी का स्पॉट का भाव, जो स्पॉट जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूं, देखो जो इन्होंने स्क्रीनशॉट जो है ये, इसमें अगर मैं बात करता हूं निफ्टी का फ्यूचर, तो ये है 14,604। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, सॉरी, 14,557.85 माइनस 14,604, अगर मैं इसको कैंसिल करते हैं एक बार, 557.85 माइनस 14,604, ठीक है, डिफरेंस देखो 46 पॉइंट्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, 14,604 एग्जैक्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे 3,400 रुपीज ये गेन होता है इनका, अगर ये मंथली एक्सपायरी पे आर्बिट्राज इन्होंने बनाई होती। और अगर ये इनका गेन होता तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे प्रॉफिट में ही एग्जिट मिलती, लॉस में नहीं मिलती। तो इस लॉस का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो रीजन है, वो यही है कि आपका जो मार्च का फ्यूचर है वो एक्सपायर अकॉर्डिंग टू द स्पॉट नहीं हुआ। अब देखो, फिर जो सिंथेटिक आर्बिट्राज है उसमें फ्यूचर और स्पॉट का मैच
होना हमारे लिए डायरेक्टली कोई रेलिवेंस नहीं रखता है, क्योंकि हम स्पॉट प्राइस में आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो रेलिवेंस जरूर रहती है, क्योंकि आपके जब कॉल और पुट्स एक्सपायर होंगे तो वो स्पॉट के हिसाब से एक्सपायर होंगे। तो अगर आपका स्पॉट और फ्यूचर सेम प्राइस पे सेटल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस टाइम पे आप आर्बिट्राज बनाते हो सिंथेटिक फ्यूचर का, उस टाइम पे आपके स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी हो सकता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको आर्बिट्राज की, जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस की हुई है वीडियो के, कि कैसे फाइंड करना है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। बट जब आपका क्लोजिंग है, जिस टाइम आप ट्रेड एग्जिट कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, उस टाइम आपका वहां पे सेटलमेंट सेम होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है आर्बिट्राज के लिए। तो अब देखो, जैसे मैंने ये चीज आपको यहाँ पे समझा दी कि जो डिफरेंस है निफ्टी फ्यूचर, अभी यही अगर निफ्टी फ्यूचर मान लो अगर स्पॉट के भाव पे क्लोज हो जाता, यानी 14557.85 पे क्लोज हो जाता, तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाता। और इनका जब प्रॉफिट बढ़ जाता तो इतना बढ़ जाता, मतलब 3461.25। ठीक है, इतना प्रॉफिट इनका यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ जाता। ठीक है, और अगर इतना प्रॉफिट इनका बढ़ जाता तो इनको कुछ 1000-1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, जो कि इन्हें नहीं हुआ। पहली मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 1 अवॉइड करना है बिल्कुल। सेकेंड मिस्टेक इज टू ट्रस्ट ऑनलाइन चार्टिंग एप्स एंड ग्राफ्स। दोस्तों मैक्सिमम जितने भी पे ऑफ ग्राफ्स हैं, ठीक है, मैं साइट्स का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज अवॉइड करना चाहता हूं, बट फिर भी जितनी भी चार्टिंग एप्स या ग्राफ्स हैं अभी मार्केट के अंदर, जिससे आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज बना के आप पे ऑफ ग्राफ देख सकते हो, वो अच्छे हैं फॉर अगर आप एक कन्वेंशनल हेजिंग स्ट्रैटेजी को देख रहे हो या फिर कुछ ऐसा देख रहे हो। अब देखो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप आर्बिट्राज को देखते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ये जो आपकी मिस्टेक नंबर 1 है, कि अगर आप वीकली ऑप्शंस के साथ मंथली फ्यूचर्स का पे ऑफ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर इस ट्रेड का अगर आप पे ऑफ ग्राफ बनाएंगे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वहां पे लॉस जीरो है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो इस अजम्पशन पे चलेंगे कि आपका जो फ्यूचर है उसी के लेवल पे एक्सपायर होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, जो मैथमेटिक्स आपसे शेयर की गई है, देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बिल्कुल आलसी नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आराम से नहीं बैठे बैठे रहना है कि अच्छा इसमें मैंने ग्राफ देख लिया अब ठीक है। जो मैथमेटिक्स मैंने शेयर की है उस मैथमेटिक्स को करना बहुत जरूरी है। हालांकि इन्होंने उस मैथ को किया होगा, बट इनसे हुई मिस्टेक नंबर 1। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2, आप अगर कर रहे हैं तो मत करें। जो मैथमेटिक्स मैंने बताई है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप देखें अपनी स्ट्रैटेजी को बना के, जिस तरीके से मैंने बताया कि फ्यूचर का आप देखो प्राइस क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कॉल और पुट के भाव को देखो, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे कि मार्केट मान लो क्रैश हो जाए, मान लो बहुत ऊपर चली जाए, मान लो साइडवेज ही रह जाए, हर कंडीशन में आप देखो। अगर हर कंडीशन में वही फिक्स्ड प्रॉफिट आ रहा है, तब आपका वो मैथमेटिकल आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज इज नथिंग बट प्योर मैथमेटिक्स। और जितनी मैथ्स यहाँ पे लग रही है, शायद एक चौथी क्लास के बच्चे से भी हो सकती है इतनी मैथ्स, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2, अवॉइड ट्रस्टिंग ऑनलाइन चार्टिंग एप्स विदाउट डूइंग योर ओन रिसर्च। मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड ये एक अगेन हर समय ट्रेड करने की आदत बहुत बुरी है। आर्बिट्राज के अंदर हर समय अगर आप मतलब उंगली जो करने की आदत है ना, उसको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको आर्बिट्राज ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं, देखो राइट अपॉर्चुनिटी मैं शेयर कर चुका हूं पहले वीडियोस में, लेकिन फिर भी बता देता हूं। राइट अपॉर्चुनिटी होती है जैसे मान लो किसी कंपनी के अर्निंग्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अर्निंग्स के रिजल्ट्स में जनरली क्या होता है कि मार्केट एक एक्सपेक्टेशन लगाई बैठी होती है। जैसे मान लो अगर टीसीएस का रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट सीजन शुरू भी हुआ है, ठीक है, अभी आने वाले होंगे इन सबके रिजल्ट। मान लो अगर टीसीएस का रिजल्ट आया है या रिलायंस का रिजल्ट आया, लेट्स सपोज, तो अब अगर मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस जो है उसका रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है, तो जितनी भी कॉल चल रही हैं, कॉल ऑप्शंस चल रहे हैं, उन सभी के भाव थोड़े इन्फ्लेट हो जाएंगे ड्यू टू आईवी, ड्यू टू इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। ठीक है, कि उसमें कुछ वॉलिटिलिटी इस वजह से आ रही है क्योंकि वहां पे एक तरीके से अनसर्टनिटी है, मतलब लोगों को लग रहा है बट सर्टेन नहीं है, लोग इस पे लोग श्योर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उनके भाव जो है वो बढ़ जाएंगे। वीगा इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन ग्रीक जो होता है वीगा, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक वीगा इंक्रीज कर जाएगा, आईवी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अर्निंग्स के टाइम में अगर आप आर्बिट्राज देखते हो तो मुझे लगता है वहां पे फिर आपको एक्सपायरी तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को टेस्ट करें खुद से, लेकिन मुझे लगता है कि अर्निंग का रिजल्ट, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अर्निंग का रिजल्ट अगर शाम को आने वाला है, ठीक है, तो अगर मैं एक दिन पहले उसमें आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी देखता हूं या मार्केट की क्लोजिंग आवर्स के आसपास में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी देखता हूं, तो मुझे एक साइड आर्बिट्राज मिलने की पूरी पूरी संभावना है।
जो कि मुझे शायद अगले दिन सुबह जब मार्केट की आईवी सेटल हो जाएगी तो मुझे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर सकती है। ठीक है, तो वही है, अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार कहता हूं दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल बनाता है तो ऑटोमेटिकली उसको राइट अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है और रॉन्ग अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है। उसको समय पता चल जाता है कि कब ये सिचुएशन मेरे लिए आइडियल है, कब मेरा सेटअप मेरे लिए फेवरेबल है। तो इन चीजों का ध्यान जरूर देना है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं लास्ट की, अगर हम बात करते हैं लास्ट मिस्टेक की, मिस्टेक नंबर 4, वो है नॉट बीइंग कंजर्वेटिव। दोस्तों आज के लाइव वेबिनार में भी कुछ लोगों ने ये चीजें कही कि इंडेक्स के अंदर आर्बिट्राज में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना स्टॉक्स के अंदर है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे हो, ठीक है, भले ही वो आर्बिट्राज है या भले ही वो कुछ भी है, अगर आप एक नई चीज सीख रहे हो तो आपको धीरे धीरे उस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, एकदम से वहां पे मतलब मान लो अगर कोई बंदा तैरना सीख रहा है तो वो एक ऐसे तालाब में तैरना सीखेगा, सॉरी तालाब में तो नहीं सीखेगा, मतलब वो एक स्विमिंग पूल में तैरना सीखेगा तो एक ऐसी जगह पे तैरना सीखेगा जहां पे पानी ज्यादा गहरा है या फिर जहां पे पानी कम गहरा है, कम गहरा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब अगर आप स्टॉक मार्केट में कूद रहे हैं, अगर आप आर्बिट्राज को थोड़ा आपने सीखा समझा और उसके बाद आप उसको करना चाह रहे हैं, तो क्यों आप अभी स्टॉक्स के अंदर जा रहे हैं जहां पे इन चीजों को करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हाँ हो सकता है आपको ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहां पे दिख जाए इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, बट इंडेक्स के अंदर कम से कम आपको जो आज बिट प्राइस की लोग बात कर रहे थे या लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, वो उतने बड़े इश्यूज नहीं हैं जितने स्टॉक्स के अंदर होंगे। प्लस इंडेक्स के अंदर क्योंकि आपका फिजिकल सेटलमेंट जैसी कोई चीज तो होती नहीं है जो कि कंपलसरी है स्टॉक्स के अंदर। तो एक गलती मैं यहाँ पे और ऐड करता हूं, विच इज मिस्टेक नंबर 5, कि अगर आप एक्सपायरी के दिन अपनी पोजीशन को, एक्सपायरी के दिन आप मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यानी फिजिकल सेटलमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे पेनाल्टीज अगर कुछ होती हैं, अगर मान लो आपकी पोजीशन एक्सपायरी के बाद भी रह जाती है तो उन चीजों पे क्या दिक्कतें आती हैं, उनकी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी पोजीशंस हेज्ड हैं तो आप पे फिजिकल सेटलमेंट लगभग नेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, नेट में माइनस, मतलब प्लस और माइनस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है तो फिजिकल सेटलमेंट आप पे अप्लाई नहीं करता। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर एक्सपायरी के दिन आपने कुछ मान लो फ्यूचर, मान लो अगर एक्सपायरी के दिन, जैसे इन्होंने अगर इनके स्क्रीनशॉट में देखो तो इन्होंने किसी भी चीज को एग्जिट नहीं किया है, एक्सपायर ये हो जाने दिया है। अगर मान लो इन्होंने फ्यूचर को एग्जिट कर लिया होता और कॉल पुट को ये एग्जिट ना कर पाते, ठीक है, हालांकि यहाँ पे बस 400 पॉइंट का ही अंतर है इनके स्ट्राइक में और फ्यूचर वगैरह में, तो एग्जिट कर जाते ये उसको अगर करना चाहते तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अगर मान लो गलती से आपने फ्यूचर को एग्जिट कर दिया और कॉल पुट को नहीं किया, फिर आपकी पोजीशन हेज नहीं रही, तो यहाँ पे आप पे इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो ये है मिस्टेक नंबर 5, कि आपको हमेशा इंश्योर करना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक्सपायरी के बाद भी, मतलब आपकी लिक्विडिटी रिस्क है वहां पे और आप स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहते हैं और आप उसको चाहते हैं कि वो फिर आगे चला जाए सेटलमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको आप हेज्ड ही भेजें। कभी भी बिना हेज की हुई पोजीशन को सेटलमेंट के लिए ना भेजें, नहीं तो वहां पे आपको कैश में डिलीवरी लग जाएगी, यानी सेटलमेंट आपको फिजिकल जो वे है, जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से होगा। तो ये मिस्टेक नंबर 5 है, इस पे ध्यान देना है कि आपको हेजिंग के साथ ही काम करना है। ठीक है, बिना उसके नहीं, यानी कंजर्वेटिव रहना है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो मुझे लगता है मैंने जितनी मिस्टेक्स अभी तक मेरे सामने आई हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर कर दी हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो सकती हैं जो आगे आने वाले टाइम में आएंगे तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।